नमस्कार। अभी थोड़ी देर में 58वें दिन की भारत अंशुद्धि पदयात्रा शुरू होगी और कई दिन से हमारे जो सेनापति हैं उनकी तबीयत ख़राब है, काफ़ी ख़राब है, तो वो जा रहे हैं घर और डॉक्टरी परामर्श लेंगे, फिर आराम करेंगे और फिर वापस आएंगे। हाँ, एक डेढ़ महीने में जल्दी वापस आएंगे। और जो हमारे सेनापति हैं पुराने वो आ गए हैं, उन्हें देख सकते हैं आप। और लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने बोला था ना कि जैसे बस मैं यूँ गया और यूँ आया, तो गए तो यूँ है लेकिन आए ऐसे धीरे यूँ ऐसे आए हैं। मैं अपने सारे काम एकदम परफेक्ट और दुरुस्त करके आया हूँ और आप लोगों के साथ अब आगे बना रहूँगा। अच्छी बात ये है, आज 58वें दिन हमारी जो गाड़ी थी ना, जिसका 5वें दिन एक्सीडेंट हो गया था, वो गाड़ी ठीक होकर हमारे साथ आ गई है और हमारे सफ़र में साथी बनने के लिए गाड़ी एकदम तैयार है। ये ब्रांडिंग भी हो गई है इस पर, पूरी तरीके से गाड़ी तैयार है और QR कोड भी लगा दिया गया है भारत अंशुद्धि पदयात्रा का, है ना। और इस सब के बीच सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे दोस्त का, प्रेम भाई का धन्यवाद, धनविजय भाई का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी ये गाड़ी भेजी और ये गाड़ी मेरे साथ है तब से। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 58वां दिन है। मैं गांव पनिहार से यात्रा आरंभ कर रहा हूँ आगे की ओर। और आप लोग जितना प्यार, जितना समर्थन देते रहे हैं इस यात्रा को, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम आज कोशिश कर रहे हैं कुछ गांव वालों से मिलने की। हम उनसे बात करेंगे खेती के बारे में, हम उनसे बात करेंगे कैसे वो आगे सामान अपना बेच रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। भारत अंशुद्धि पदयात्रा के 58वें दिन मैं हूँ ग्वालियर के गांव पनिहार में। मेरा नाम जी गौरव त्यागी है। नमस्कार आप सभी को। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हिंदी भाषी प्रदेश है जैसे मध्य प्रदेश में आप लोग हैं। और मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसका नाम आप पढ़ चुके हैं, भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। तो आपके यहाँ कोई है इस तरह के किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं गाँव में? मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज से केंचुआ ला के लेके आया था जी। तो वो बीट बना के केंचुआ वाला खाद बनाया था जी, जो दानेदार भूरा होता है उसको खेत में डाला। आप में से और किसी ने कोशिश की है जैविक खेती वैसे करने की? गोबर की खाद डाल करके वो ये DAP यूरिया बंद कर रहे हैं आजकल हम लोग, लेकिन पैदावार उससे कम हो रही है अभी। आप लोग खेती कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई इतनी बड़ी विद्या नहीं है जो मैं आके बताऊंगा, है ना। हम खेती करना जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने वो खेती की है पहले से ही, तो अपने आप ही वो खेती तो हो ही जाएगी। हमें पता है उसमें कोई केमिकल नहीं डालना, स्प्रे नहीं डालना, दवाइयाँ नहीं डालनी, यूरिया नहीं डालना, DAP नहीं डालना, तो वो तो हमें पता है कैसे। बड़ी बात है अब ये खेती करनी क्यों चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। उपज जो है अभी जा रही है मंडी में, मिल में जा रही है ना। जिसके यहाँ जैसे हमारे यहाँ मिल है, मंडी है, दो ही जगह है ना, बाकी तो कहीं जा नहीं रही है। तो हम लोगों से बोल रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो आप लोगों के पास जाइए और उन लोगों के पास जाइए जो इसको उपजा रहे हैं, किसानों के पास जाइए। हम ये कह रहे हैं अगर आपको जिंदा रहना है, और ये हम हर शहर में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वैसे भी जितने लोगों से मिल रहे हैं कि अगर आपको जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको अपना फैमिली फार्मर चुनना पड़ेगा, मतलब फैमिली किसान चुनना पड़ेगा। जब तक आप फैमिली किसान नहीं चुनोगे तब तक आपको शुद्ध भोजन मिल ही नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं है। तो अब ये देखो कि छोटी सी चीज़ है सरसों का तेल। किसान तो कोई मिलावट करता नहीं है, लेकिन सरसों का तेल भी लोगों को शुद्ध नहीं मिल पा रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि किसान के बच्चे, जैसे यहाँ पर हम जो भी लोग बैठे हुए हैं पनिहार के, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, जब तक हम अपना माल सामान खुद बेचना नहीं शुरू करेंगे तब तक कुछ बदलाव आने वाला है नहीं। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये इस पे हमने अभी तक कोशिश की है क्या कुछ लोगों ने, या क्यों नहीं की है, या कुछ देख रहे हैं? कोशिश तो यही है कि जो सब्जी करते हैं यहाँ पे उगाने, डेली मंडी के लिए ले जाते हैं अपनी अपनी सब्जी को जी।
ये वो नहीं है कि अलग से पैकिंग बना के ले जाएं। नहीं, जो जैसा मैं कह चल रहा रहा हूँ, है। दो चीज़ें हैं देखो, ये बिल्कुल अलग अलग। जैसे मान के चलो मैं ग्राहक हूँ, ठीक है, अब मैं तेल ले रहा हूँ, मैंने किसी ब्रांड का तेल उठा लिया और वहाँ पे पक्की बात है उसमें पाम ऑयल होगा या कोई तेल का तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि किसान पे 10 कुंटल सरसों है, अब 10 कुंटल कोई अपना बेच के अपना प्रोडक्ट कैसे बना पाएगा? कितना सरसों निकाल पाएगा उसमें? 3.5 कुंटल निकलेगा मान के चलो, तो 3.5 कुंटल में अब कैसे पैकिंग करके बेचेगा? नहीं और उसको अपनी लागत भी निकालनी है कृषि की, अपने लिए पूंजी भी चाहिए। इतना पैसा तो है नहीं कि खाली उसी के लिए कर रहा है कि वो लेके और बेचे, साल भर का खर्चा भी उसी से निकालना है उसको। बिल्कुल। वो तो ये है कि 8 कुंटल बेचेगा, 2 का अपने घर के लिए बनाएगा तेल। तो ये तो हरी सब्जी वाली बात अलग हो जाती है, हरी सब्जी उगाता है और ले जाता है मंडी के लिए, लेकिन अनाज है या कच्चे वाले वो हैं उसको डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है ना बेचना। जिन्हें सरसों किया, गेहूँ किया, जिन्हें 40 कुंटल या 50 कुंटल, अब उसको घर घर कहाँ पहुँचाएगा? या उसके लिए चक्की प्राइवेट काम से लगाएगा? नहीं, ठीक है। 100 घर हैं तो 100 घर चक्की कहाँ से लगाएंगे और कैसे पैकिंग करके बेचेगा वो? फिर प्रशासन का वो है कि आप खाद्य चीज़ बेच रहे हो, इसका आप पे नंबर है या खाद्य विभाग का लाइसेंस है, कहाँ से उपलब्ध कराएगा वो? ये है कि 10-20 किसान अगर ग्रुप बना के फिर उसको करके प्रोसेसिंग चालू करें तो ये पॉसिबल है, लेकिन सिंगल आदमी ये करे तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, तो पता है क्या है, हम इसको कैसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे अचानक से, जैसे मैं सबसे बात करता हूँ सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि मैं पूरी खेती को जी कैसे कर दूंगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है एक प्रोडक्ट के साथ शुरू करिए, कोई एक आपको जो पसंद हो। आपको सरसों नहीं करनी मत करिए, आपको आलू करना आलू करिए, आपको अनाज करना अनाज करिए, आपको आटा करना आटा करिए। तो हम ये कह रहे हैं सबसे पहले एक से, 2 से भी नहीं करनी, 2 से भी अगर आप करना चाहोगे ना फेल हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपसे, सही है। एक से शुरू करना है, एक प्रोडक्ट के साथ शुरू करना है। तो कैसे है, जैसे आपने बताया 10 कुंटल सरसों हो गई, 10 में से मेरा 3-3.5 जो है तिहाई का तेल निकल गया। मैंने मान के चलो आधा अपने लिए रख लिया पूरे साल के लिए, आधा तो फिर भी है ना, मंडी में तो वही भाव मिलने वाला है उसका, 50 रुपये किलो से ऊपर तो सरसों जाएगी नहीं, वो सही है, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर हमने तेल निकाल के रख लिया, खल भी दे दी निकालने वाले को, खल जाती होगी है ना, बाकी तो तेल हमारे पास बचेगा 150 रुपये। उस तेल का 250-300 रुपये का खरीदार बाजार में है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे क्या करना है एक से, अब हमें क्या लगता है इसी साल सारा बिजनेस बनेगा। अब जैसे पदयात्रा ही मुझे करनी है तो हर दिन लगता है ना, मेरे 25-30 किलोमीटर डेली लग के चलता हूँ तो होगा मैं। और ये सब करना कोई कहने भर के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमने छोटे से शुरू किया था। देखो बिचौलिए बहुत मिल जाएंगे आपको, अगर इससे निकलने का कोई एक उपाय है ना इस चक्र से, वो यही है, मैंने उगाया है, मैंने सींचा, मैंने मेहनत की, इसको बेचना भी मुझे ही है। सही। और वो कम मेहनत है, जितना हम हाड़ पेल अपनी करते हैं ना, रात को पानी चलाना, गोबर डालना, उसकी देख रेख करना, उससे कम मेहनत का काम है अपना सामान को बेचना। अब जैसे आपने बताया ग्रुप की बात, अब हम मान के चलो किसी गांव में 10-20-30 लोग हैं, 10 लोगों का एक ग्रुप है। आप बिना ये देखे हुए ना कि सरकार क्या करेगी, नीति क्या करेगी, 3 लोग मान के चलो, 3 लोग ऐसे जो प्रोडक्शन देखेंगे, 3 लोग ऐसे जो पैकेजिंग कर सकते हैं, उसमें महिला भी रख सकते हैं, 3 लोग ऐसे जो बाजार जाके बेचेंगे, तो सबका कुछ ना कुछ तय हो सकता है। लेकिन ये होगा जब हम अपना सामान जो है, मैं अगर आपको कैलकुलेशन दिखाऊं ना, आप सुन के बहुत अचरज में पड़ जाएंगे कि जो आज 1 बीघे वाले किसान को अगर अपना सामान बेचने में फ़ायदा हो सकता है, वो 20 बीघे वाले को भी नहीं हो सकता। सही बात है। जिस दिन हमने ठान लिया मेरा सामान मैंने पैदा करा, मैं बेचूंगा, उस दिन हमारे हालात जो है बिल्कुल बदल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप ही से सवाल पूछूंगा मैं कि आप ये बताओ, अगर आपको अपना घी, अपना तेल बेचना पड़े, कोई सामान कैसे बेचेंगे? हैं तरीके, सब बंद है। वो तो ऐसे ही है, साख वाला काम है। नहीं, कैसे बेचेंगे? कोई एक तरीका बताओ, एक तरीका बताओ। मैं फिर प्रधान इनसे भी पूछूंगा, रावत जी से। तरीका तो वही है कि विश्वास वाला काम है कि अपन खुद निकाल के अपना दे रहे हैं, तो अपने को अपने पे विश्वास है ना, जिसको दे रहे हैं उससे। लेकिन ग्राहक कैसे ढूंढोगे? कैसे विश्वास करेगा? ग्राहक कैसे ढूंढोगे? पहला ग्राहक कैसे ढूंढोगे, बताओ। अब ग्राहक तो ये है कि समाज में रहना, तो सामाजिक हिसाब से ही रहता है। हाँ, आपका ग्राहक शहर में कैसे ढूंढोगे? ग्राहक से जो मोबाइल है या यूट्यूब या संपर्क के हिसाब से, हाँ, ऐसे ही होता है। और जैसे मोबाइल पे आपने कोई ग्राहक पर अपना ब्रांड डाला और लोगो डाल दिया, साहब पांडे किराना स्टोर पे शुद्ध माल ऑर्गेनिक मिलेगा,
तो वो मिलेगा। तो उससे क्या है कि आपके पास ग्राहक आएंगे, मोबाइल के द्वारा माध्यम से आएंगे, वैसे भी आएंगे। तो जब उनको आप सैंपल के रूप में कुछ दोगे तो उनको विश्वास होगा कि हाँ ये अच्छा है, तो आपसे खरीदेगा फिर और आपके ग्राहक बनेंगे उससे। आजकल ये तरीका बहुत सरल हो गया है। अब नेता ये है, विश्वास कैसे करेंगे? ये 100% विश्वास सही तो जब आप ब्रांडेड दोगे आप माल, आप दिखाओगे कि मेरी गौशाला में इतनी गाय है, मैं इतना दूध निकालता हूँ और इतना घी निकालता हूँ, और आप बाजार का घी ले लो, मेरा ले लो, और अब जे मेरे नाम से पांडे घी स्टोर के नाम से हो गया, जे आपका हो गया साहब खरे स्टोर के नाम से हो गया, तो उसमें अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आपका 3000 रुपये किलो जाएगा, वो 600 रुपये किलो जाएगा। तो एक ब्रांड भी तो मतलब बहुत बड़ी, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे अगर जवाब देना पड़े किसी चीज़ का, उससे ज़्यादा अच्छे जवाब ना वो हैं गांव में लोगों के पास। मान के चलो पनिहार में 50 किसान है, आपको पता लग गया अपने ग्रुप की इज्जत बना के रखनी है, साख बना के रखनी है। अब सोच लो पनिहार की मटर मशहूर है, लेकिन मैं क्या बोलूँ आपसे, अब मुझे बॉम्बे में जो मटर बिकती है वो पनिहार के नाम से बिकती है। लेकिन आप ये सोचो वो पनिहार की मटर का फायदा किसे मिल रहा है? पनिहार की मटर अब जानी रही है, बाहरी लोग ले रहे हैं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? फायदा किसको मिल रहा है? आपको लोगों को मिल रहा है? बिचौलियों को मिल रहा है। नहीं बताओ, आप मुझे बताओ पनिहार की मटर का फायदा मिल रहा है? बिचौलियों को मिलता है। बिचौलियों को मिल रहा है, डायरेक्ट किसानों को नहीं मिलता। 1200 किलोमीटर किसान पे 20 कट्टे हैं या 50 कैसे भेजेगा? लेकिन जाति वहाँ। लेकिन आप ये सोचो, मैं एक बात बताऊं मैं आपसे, अच्छा ये बताओ, अब ये फिर यही बताएंगे, आप ये बताओ, आपको पनिहार की मटर की ब्रांडिंग करनी है, अब बताओ, सोच के जवाब दो, सब लोग सुनेंगे, कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? नहीं, ये कह रहे हैं कि बम्बई बहुत दूर है, 50 कट्टे कैसे, बताओ कैसे करोगे? वो हम अपने नाम से, अपने गांव के नाम से ब्रांड बना के बेचेंगे। नहीं, अब मैं बताओ, मान के चलो इस गाँव में 1 टन मटर हो रही है ना, आपने वीडियो बनाई कि जी भैया पनिहार में 1 टन मटर हुई है इस साल, या 2 टन हुई है, 10 टन हुई है, गांव के लोगों ने बना ली, उसके 10,000 20,000 पैकेट हो सकते हैं, कुछ तो हो सकता है ना, उसका हो सकता है, और वो सीधे जाए तो पता लग जाएगा तो पनिहार की मटर तो 10 टन हुई थी, 10 टन वहाँ पड़ी हुई है, रेट भी तो अच्छा मिलेगा उसका, फिर नहीं मिलेगा ना। लेकिन जब हम उस चेन में कहीं है ही नहीं तो नहीं मिलेगा। जब हम उसमें पूरे सिस्टम में कहीं बैठते ही नहीं है, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बात सही मिल पाएगा? ये मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको चीज़ लगती होंगी छोटी, लेकिन इस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत बड़े लोग बिजनेस बना रहे हैं। दिक्कत ये है किसान उसमें कहीं नहीं है। तो शुरुआत तो किसी न किसी को करना पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। अपनी फसल को स्वयं बेचो, चाहे थोड़ा थोड़ा मात्रा में बेचो। इकट्ठा नहीं सोचो कि साहब पूरे खेत को एक दिन तोड़ के एक दिन बेच दो, थोड़ा थोड़ा करके बेचो। इस बार हम शुरुआत करेंगे, भले ही थोड़े से करें, लेकिन शुरुआत 100% करेंगे, अपना सामान खुद बेचने अपना सामान खुद से बेचने की। कश्मीर के बाद अगर मुझे कहीं पहाड़ दिखे हैं, अच्छी हरियाली दिखी है और दूर दूर तक इतना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा दिखा है ना मुझे कहीं, तो वो अभी ग्वालियर से 40 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मिला है। मैं गांव पनिहार से आगे आ गया हूँ, लेकिन इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर, वाह, इतना सुंदर नज़ारा। गजब, मतलब गजब। इतना आज तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी वॉक मैं कर लूं, कितना आहा आनंद। अट्ठावनवें दिन की इस पदयात्रा में पनिहार से लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद मैं आ गया हूँ घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। मैं गाड़ी की रोशनी में बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज इस पदयात्रा को यहीं विराम दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, रास्ते में चलने की कोई जगह नहीं है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो उसको भी थोड़ा देखना है। आज थोड़ा कम चल पाया क्योंकि पत्नी की भी तबीयत ख़राब थी, उनको भेजना था वापस घर, फिर गाड़ी में से सामान की अदला बदली करनी थी, उसमें समय लगा, और हम गांव में गए, लोगों से मिले, पनिहार गांव के लोगों से मिले, वहाँ पर भी थोड़ा समय लगा और ये सारे काम होते गए तो थोड़ा यात्रा में थोड़ा देरी हुई और मैं आज बहुत अधिक नहीं चल पाया हूँ। कल कोशिश करूँगा कि जल्दी से यात्रा को शुरू करें ताकि कल ज़्यादा दूरी तय की जा सके और हम बढ़ें आगे की ओर।
दिन में चलना थोड़ा सेफ भी रहेगा। और ये मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल चारों तरफ एकदम घनघोर अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सब बंद है। आप देख सकते हैं। मैं अभी बस इस यात्रा को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल यहाँ से यात्रा को हम शुरू करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और इस पदयात्रा को जितना हो सकता हो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मेरा बस एक ही मकसद है कि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले, और ये मकसद तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर साथ काम करेंगे, जब हम सभी मिलकर इस मकसद को, इस पदयात्रा को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। आज की पदयात्रा तो हो गई है, लेकिन आज आर्यन की बहुत याद आ रही है, जो मेरा छोटा बेटा है, और जन्मदिन है आज आर्यन का। मैं कई बार बीच में सोच रहा था आज कि, और आज तो ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों। फ़ोन लगाते हैं एक बार। हेलो हेलो, नमस्ते आर्यन, कैसे हो? हैप्पी बर्थडे बेटा। और आज तो मेरे बच्चे का बर्थडे है, पापा दूर है, इतनी दूर है, याद आ रही है? मुझे आज बहुत याद आ रही है आपकी। मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। पता कितनी फ़ोन कर ली मैंने आपको आज ढूंढने के लिए। कोई बता रहा है कि साइकिलिंग कर रहे हो, कोई बता रहा है कि दोस्तों के साथ हो। जी, बाहर गए थे। और क्या किया रात? तो दोस्त ने बर्थडे विश किया था आपको। कैसा रहा? अच्छा। ठीक है बच्चे, बाय, है ना।